एक बार देखो। हाँ सही। हाय स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड का हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था, व्यवस्थाएं सेकंड पेपर में। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रवाद या स्वतंत्रता संग्राम के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण या उदय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद। भारतीय राजनीति में उदारवादी राष्ट्रवाद यानी स्वतंत्रता संग्राम को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 1885 से, जब अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 से लेकर 1885 से 1947 तक 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। उदारवादी या नरम राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी काल 1885 से 1905 तक का यह काल था। दूसरा था उग्र राष्ट्रवादी काल, उग्र राष्ट्रवादी काल। इसको विभाजित किया गया है 1906 से 1919 तक। और तीसरा था गांधी युग, गांधी युग। इसको 1920 से 1947 तक इसको विभाजित किया गया है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी राष्ट्रवाद को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में 1885 से 1947 में 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला था उदारवादी या नरम राष्ट्रवादी काल 1885 से 1905 तक। दूसरा था उग्र राष्ट्रवादी काल 1906 से 1919 तक। और तीसरा था राष्ट्रीय आंदोलन या गांधी युग, जिसे 1920 से 1947 तक में विभाजित किया गया था। अब बात आती है उदारवादी या नरम राष्ट्रवादी काल, जो कि 1885 से 1905 तक चला था। इस काल में कांग्रेस का जो रवैया था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति सकारात्मक था। अर्थात उदारवादी दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, वे शासन में विश्वास करते थे तथा वे ब्रिटिश शासन को भारतीयों के हित में समझते थे। उनका जो दृष्टिकोण था वह ब्रिटिश शासन का था। ब्रिटिश शासन को भारतीयों को अवगत कराना तथा भारतीयों की भागीदारी को शामिल करवाना था। इस आंदोलन के, उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में जो गिनती आती है वह आती है गोपाल कृष्ण गोखले की, जिसको उदारवाद का या उदारवादी का प्रमुख नेता कहा जाता है। अब बात आती है उग्र राष्ट्रवादी काल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 1906 से 1919 तक। यही वो दौर था जब 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। 1907 में उग्र राष्ट्रवादी काल में 1906 से 1919 तक चला। इस दौर में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, यानी 2 विभाजन
हो गए, एक उग्रराष्ट्रवाद और एक था गरम दल और एक नरम दल में विभाजित हो गया। नरम दल में थे लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन्होंने उस समय जो उदारवादी नीतियों का घोर विरोध किया था तथा यह कहा था कि उदारवादी रवैये से भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, यह उनकी नीतियां थी। तीसरा था गांधी युग, जो 1920 से और 1947 तक चला, जिसमें 3 बड़े आंदोलन हुए थे। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था, 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ था और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस कारण उदारवादी राष्ट्रवाद को 1885 से लेकर 1947 तक 3 भागों में बांटा गया। उदारवादी या नरम राष्ट्रवादी काल 1885 से 1905 तक, उग्र राष्ट्रवादी काल 1906 से 1919 तक और राष्ट्रीय आंदोलन युग या गांधी युग 1920 से 1947 तक। इन 3 खंडों में इसका विभाजन किया। अब बात आती है उदारवादियों की कार्य पद्धति। उदारवादी राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति यानी कार्यशैली क्या क्या थी। उदारवादी राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति क्या क्या थी, यानी कार्य पद्धति क्या क्या थी। पहला था अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। दूसरा था अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। ब्रिटेन के साथ संबंधों को भारत के हित में समझना, क्रमिक सुधार में विश्वास, उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवाद का लक्ष्य या उदारवादी लक्ष्य। और छठा था उदारवादियों की कार्य पद्धति। ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति। उदारवादी राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति में ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उदारवादी राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति क्या थी
कि ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति थी, अर्थात वे ब्रिटिश सरकार के कार्य को या ब्रिटिश सरकार के आदेश को वे माना करते थे, अर्थात ब्रिटिश सरकार के आदेश को वे मना नहीं करते थे। ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी राजभक्ति थी। दूसरा था अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। ऐसा कहा जाता है उदारवादी जो नेता थे वे ब्रिटिश सरकार की जो डिसीजन थे, जो निर्णय थे, उनमें सबसे ज्यादा वे विश्वास करते थे। वे ऐसे कहते थे कि उनका शासन भारतीयों के हित में है, भारतीयों के लिए सही है। तीसरा है ब्रिटेन के साथ संबंधों को भारत के हित में समझना। वो ये समझते थे कि उस समय भारत में एजुकेशन स्तर बहुत डाउन था, एजुकेशन बिल्कुल खत्म सी थी। तो वो ऐसे समझते थे कि ब्रिटेन के साथ संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, भारत के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, जिससे भारत का भला ही होगा। नेक्स्ट क्रमिक सुधार में विश्वास। उन्होंने ये कहा कि सुधार एक साथ नहीं आता, क्रमिक यानी सुधार धीरे धीरे आता है, तथा उनका उदारवादियों का विश्वास जो था वह क्रमिक सुधार में विश्वास था। तीसरा है उदारवादी या उदारवादी लक्ष्य, यानी उदारवादी उनका दृष्टिकोण था। नेक्स्ट उदारवादियों की कार्य पद्धति। उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी वे थी प्रार्थना पत्र, याचना तथा मांग पत्र, ये इनकी कार्य पद्धति थी। ये सब उनकी कार्य पद्धति में थे, जिसके कारण वे ब्रिटिश शासन को भारतीय हित में समझते थे, भारतीयों के लिए श्रेष्ठ मानते थे। अब बात आती है कि उदारवादियों के कार्यों का महत्व क्या क्या था। उदारवादियों के कार्यों का महत्व, उदारवादियों के कार्यों का महत्व क्या क्या था। उदारवादियों के कार्यों का महत्व क्या था? ब्रिटिश शासन के दोष को स्पष्ट करना, ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना, भारतीय राष्ट्रीयता के कारण भारतीय राष्ट्रीयता में विश्वास भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना, भारतीय संग्राम का
आधार तैयार करना, आधार तैयार करना, उदारवादियों के कार्यों का महत्व, ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना। उदारवादी ये समझते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हित में तो कार्य कर रही है, लेकिन जो हित होना चाहिए उस हित के अनुरूप वह कार्य करने में अक्षम है, यानी सही नहीं है। इस कारण वे ब्रिटिश शासन के कार्यों को स्पष्ट करना चाहते थे, यानी ब्रिटिश सरकार सही तरीके से कार्य कर रही है या सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीयता में विश्वास। प्रत्येक उदारवादी ये चाहता था कि राष्ट्रीयता में को ही सबसे ज्यादा विश्वास, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख रूप से भारतीय भागीदारी निभाए, न कि उदारवादियों के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। जो लोग उस समय अनभिज्ञ थे, अशिक्षित थे, जिनको जानकारी नहीं थी कि अपनी मांग मानने के लिए ही कार्य किया जाना चाहिए, अपनी मांगों के से ही उनकी मांगे पूरी हो सकती, ये शिक्षा दिलाना भी उदारवादियों का ही कार्य था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार से तैयार हो सके, किस प्रकार से आंदोलन में उनको भागीदारी मिल सके, ये सब उनकी कार्य पद्धति थी। उनकी कार्य पद्धति को सम्मिलित किया गया था। अब बात आती है, इसमें ही एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, यह है कि उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस, और कांग्रेस उस समय एक संगठन था। उस समय कांग्रेस एक संगठन था, और उस संगठन की स्थापना कब हुई, उस संगठन की कब स्थापना हुई, तो ये बता देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 11 बजे A.O. होम के द्वारा की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसका कार्य, कांग्रेस का कार्य अंग्रेजों की असफलताओं को आम जन तक पहुंचाना था, तथा अंग्रेजों की नीतियों को आम जन तक पहुंचाना था। दूसरा बात, मैंने उदारवादी जो आंदोलन हुआ था, तो उदारवादियों की कार्य पद्धति क्या थी, इसमें था उदारवादियों की कार्य पद्धति। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति थी मांगे, प्रार्थना पत्र और याचना।
इसको उग्रवादियों के द्वारा उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी, इसको उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। राजनीतिक उदारवादियों की कार्य पद्धति को उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया था। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया था। अब बात आती है कि उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। अब बात आती है कि उदारवादियों में प्रमुख किसका नाम, किस नेता का नाम उदारवादी प्रमुख नेताओं में किसका नाम लिया जाता है? तो उदारवादियों में प्रमुख नाम गोपाल कृष्ण गोखले का लिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का आता है। इनके द्वारा ही उदारवादियों की प्रमुख रूप से स्थापना मान लीजिए या उदारवादियों के रूप में इनका नाम लिया जाता है। इनके द्वारा ही ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास जताया था, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास जताया था, ब्रिटेन के साथ संबंधों को उन्होंने सही ठहराया था, क्रमिक सुधार से ही विकास संभव था, उदारवाद का लक्ष्य था और उदारवादियों की कार्य पद्धति में विश्वास करते थे। सबसे ज्यादा वे ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना चाहते थे, भारतीय राष्ट्रवाद को में विश्वास था, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दिलाना चाहते थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना चाहते थे। ये सब कार्य उदारवाद के थे, उदारवादी दृष्टिकोण के थे। ये पूरा उदारवाद का पैरा था जो आज इतना ही आज के लिए। थैंक यू।